योगी जुट गया। महेश, अब आपने भी सुना होगा कि किस तरह की बातों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। एक तरफ तो तैयारी है जश्न की, तो दूसरी तरफ नाराजगी भी जाहिर हो रही है। क्या कुछ हो रहा है अभी? देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस में एक मायूसी का माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो बड़े नेता है इंदौर के देवेंद्र सिंह यादव ने हमने एक्सक्लूसिव सुनाया अपने दर्शकों को किस तरीके से उनका गुस्सा फूटा है। उन्होंने पहले दिन भी कहा था, जिस तरीके से वो कह रहे थे, वो भी एक फॉर्म भरना चाहते थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। वो पहले दिन से कह रहे थे कि कांति बम जो है वो पार्टी का साथ नहीं देंगे। इसी बात को लेकर उनका गुस्सा था। एक और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी का इंदौर कार्यालय। इस वक्त यहाँ पूरी तैयारी कर दी गई है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी और जितने लोग सारे यहाँ मौजूद, और इसी बिल्डिंग के दूसरी फ्लोर पर ऊपर एक पर्सनल एरिया है जहां पे बीजेपी के बड़े नेता या पदाधिकारी ही जा पाते हैं। वहां पे अक्षय कांति बम नामांकन वापस लेने के बाद से लेकर अभी तक लगातार यहीं पर मौजूद है। बड़े कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ में मौजूद है। उनके साथ में रमेश मेंदोला मौजूद है। और बताया जा रहा है कि ये जो पूरी पटकथा या ये जो पूरा बदलाव हुआ है, नामांकन वापसी हुई है, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में, आप यूं कहें कि इंदौर के इतिहास में जितना मुझे ध्यान है कि पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस का कोई नेता अपना नामांकन वापस लेता है। और ये वाकई में कांग्रेस के लिए शर्मसार करने वाली बात है। बीजेपी की एक और चारों ओर से जिस तरीके से बातें बीजेपी के कार्यकर्ता उनके नेतागण कह रहे हैं कि हम यहाँ पे 29 सीटें जीतेंगे, वैसे ही दावा करते आ रहे थे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। उनका गृह नगर है इंदौर, उनका गृह नगर है, और यहाँ पर ये टिकट भी उन्हीं के कोटे से आया था। अक्षय कांति बम पिछले काफी समय से कोशिश कर रहे थे। पिछली विधानसभा से इनका नाम पहली बार राजनीति में सामने आया था जब इन्होंने इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस से टिकट मांगा था, जब पार्टी ने इन्हें इस लायक भी नहीं समझा था कि इन्हें एक विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। उसके बावजूद इस पूरे मामले में जब टिकट बांटने की बात आई और यहां से लड़ने की बात आई, जो कि कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चाहते थे बड़े नेता लड़े, जैसे कि दिग्विजय सिंह को अपने इलाके से लड़ना पड़ रहा है, ये कहा जा रहा था कि उसी तरीके से इंदौर से जीतू पटवारी को लड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि महेश, लेकिन अब ये देखिए, ये क्या पूरा प्लान बनाया गया? ये कहा गया कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूरा प्लान तैयार किया, रमेश मेंदोला वहां मौजूद रहे, और सूरत में जिस तरह से हुआ पूरा मैदान खाली करा दिया गया, और कांग्रेसी बवाल ना कर दे, कुछ ऐसा ना हो जाए, इस वजह से पूरी प्लानिंग के तहत इस तरह से हुआ क्या? देखिए, प्लानिंग तो पूरी हुई है, पर सूरत और इस मामले में बहुत खास अंतर है। सूरत से हम इसकी इसलिए तुलना नहीं कर सकते कि सूरत में कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में नहीं है, इसलिए वहां का निर्विरोध चुनाव हो गया। इसकी हम तुलना कर सकते हैं एक तरीके से वीडी शर्मा की सीट छतरपुर से कर सकते हैं। छतरपुर में जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम टेक्निकल गलतियों के चलते, टेक्निकल एरर के चलते नामांकन रद्द हो गया था, उसी तरीके से यहां पर भी एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है। यहाँ पे कोई टेक्निकल गलती नहीं हुई है, नामांकन वापस लिया, पर इसके बावजूद भी इस पूरे मैदान में अभी भी 12 से ज्यादा निर्दलीय और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी मौजूद हैं मैदान में। तो संभवतः आज शाम तक या कल तक यहां भी कोई ऐसा फार्मूला निकल के आएगा जिसमें कांग्रेस किसी न किसी दल के या किसी व्यक्ति को यहां से समर्थन देगी। पर हाँ, ये जरूर है कि इस पूरी पटकथा में, इस पूरा ये जो आज इतना हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे मध्य प्रदेश या पूरे देश की नजर जिस पे जा रही है, आज एक महत्वपूर्ण घटना इंदौर से और होने वाली थी। आज इंदौर से एक बड़ी खबर और होने वाली थी। हम लोग आज सभी मौजूद थे 11:30 बजे इंदौर के हाई कोर्ट पर, जहां पर इंदौर हाई कोर्ट बेंच में घोषशाला मामले में एक अहम फैसला आने वाला था। इसमें एसआई आज 8 दिन का और एक्सटेंशन मांगने वाला था। उस खबर को कहीं ना कहीं एक जगह मिलती, पर उसके पहले ये जानकारी आई कि रमेश मेंदोला के साथ में एमआईसी मेंबर जीतू यादव के साथ में कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी माने जाने वाले रवि विजयवर्गीय के साथ में अक्षय कांति बम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। तो अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। कांग्रेस का प्रत्याशी इन नेताओं के साथ वहां क्यों पहुंचा है? हम सभी मीडियाकर्मी जब भागते हुए वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि महज 5 मिनट में ये पूरा का पूरा काम जो है समाप्त हो गया। 11:25 पर ये लोग वहां पहुंचते हैं। ये गाड़ी पहुंचती है कलेक्टर कार्यालय के एक बड़ा से प्रीमाइसेस से वहां नीचे पहुंचती है। वहां से फर्स्ट फ्लोर तक जाते हैं, जाने में 1 मिनट लगता है और वहां से उतरने में 1 मिनट लगता है। महज 3 मिनट में नामांकन वापस हो गया। 3 मिनट में नामांकन वापसी होती है अक्षय कांति बम की। और उनके साथ में कौन मौजूद होते हैं? उनके साथ में मौजूद होते हैं विधायक रमेश मेंदोला, एमआईसी मेंबर जीतू यादव, कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी रवि विजयवर्गीय वहां से निकलते हैं। और निकलने के बाद में बगैर मीडिया से किसी तरीके से बात के हम जब पहुंचते हैं, हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं आपने नामांकन वापस ले लिया? अक्षय कांति बम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। वहां से निकलने के बाद देखिए, अब जिस तरह से
ये किया गया पूरा नाटकीय ढंग से हुआ, हालांकि प्लानिंग पहले से तैयार की गई होगी और वो सफल भी हो गया, वो तस्वीरें भी सामने आई। अब ये आपसे समझना चाहेंगे, इंदौर की अगर हम बात करें तो 23 जो थे प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, 3 पहले ही वापस ले चुके हैं, एक और हो गया। यानी अब यहाँ के सियासी समीकरण को देखें तो किस तरह की स्थितियां बन रही, क्योंकि खजुराहो में भी हम देख रहे हैं किसी तरह का हाल दिख रहा है। देखिए, खजुराहो में और इंदौर में एक बहुत बहुत जमीनी अंतर है। खजुराहो एक वो सीट है जहां पे कांग्रेस और बीजेपी के बाद भी वहां पे सपा का कोई वर्चस्व है, कुछ वहां पे वोटर है, कुछ सिंपैथी है कि वहां पे कुछ वोट जो है सपा के नाम पे पड़ता है। इस बार सपा इंडिया अलायंस में, तो वहां एक अलग सीन हो सकता है, जिसको समर्थन दिया है उसके पक्ष में कुछ वोट पड़ सकते हैं। पर इंदौर में नेक टू नेक फाइट शुरू से, इंदौर में कभी कोई तीसरा दल रहा ही नहीं। इंदौर में या तो कांग्रेस रही है लंबे सालों तक और उसके बाद फिर लगातार बीजेपी रही है, तो यहाँ पे मुकाबला हमेशा से आमने सामने का होता था। यहाँ आज भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपना फॉर्म भरते हैं, उनका फिक्स वोट बैंक है, उनको 1800 से 2000 लोकसभा जैसे बड़े चुनाव में वोट मिलते आए हैं। अन्य दलों को भी 2000, कोई 5000 के ऊपर जा पाता है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस का प्रत्याशी ही मैदान में ना हो, ऐसी स्थिति में जब बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पे ताकतवर है, ऐसी स्थिति में जहाँ पे पार्षद से लेकर मेयर से लेकर सांसद से लेकर और सभी 8 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में न जाते हुए बीजेपी के खाते में, ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ही आसान हो गया। आसान तो हो गया महेश। अब ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उन पर 3 अलग अलग केसेस दर्ज हैं और एक प्राणघातक हमले का भी जिक्र है जिसमें हत्या का प्रयास किया गया, 307 का धारा, वो अभी सुर्खियों में ज्यादातर आ गया था। तो क्या समझें, और अभी आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि ईडी का डर है, डराती है, धमकाती है। देखिए, ईडी के विषय में तो कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। हालांकि कांग्रेस के लिए बहुत आसान रहता है एक ईडी को कहना, एक ईवीएम को कहना, सीबीआई को कहना। हालांकि एक बड़ा व्यापारी परिवार है, कई अनियमितताएं हो सकती है, वो ईडी का एक अलग विषय। पर हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो 307 की प्राणघातक हमले की आप बात करिए। दरअसल इंदौर में एक बड़ी डिस्प्यूटेड जमीन है, जिस जमीन को साफ कराने के लिए, उस जमीन से कब्जा हटवाने के लिए इस परिवार ने, अक्षय कांति बम और उनके पिता ने एक प्राइवेट सर्विसेज एजेंसी को, सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर किया था और उस एजेंसी ने जब वो जमीन खाली कराने गई थी वहां पे गोली चली थी। ये तत्कालीन खजराना थाना क्षेत्र का मामला था, जब वो इलाका भटके दूसरे थाने में आ गया। वो जो गोली चली थी उस मामले में जो घायल व्यक्ति था उसके परिवार के द्वारा और उस व्यक्ति के द्वारा आज से लगभग 1 हफ्ते पहले इंदौर कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि इसमें उनके ऊपर प्राणघातक हमले की धारा नहीं लगाई गई है, इसमें अक्षय कांति बम के खिलाफ प्राणघातक हमले की धारा यानी कि धारा 307 लगाई जाए। इसको लेकर कांग्रेस ने भी कहा था कि उन्होंने अपने ऊपर, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने भी कहा था कि उन्होंने अपने ऊपर जो आपराधिक प्रकरण है उसको छुपाया है, जबकि धारा भी लगी नहीं, इसको लगाने की मांग की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है जो यहाँ पे अंदर खाने में चर्चा है। वो ये है, जो कांग्रेस के नेताओं का कहना है, उनका ईडी सिंह यादव का ये कहना है कि अक्षय कांति बम को कहीं ना कहीं ये डर था कि उसके ऊपर 307 का मुकदमा दायर कर दिया जाएगा और ये गंभीर धारा है, इस धारा में उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पर ये जो बॉडी लैंग्वेज है अक्षय कांति बम की बता रही थी कि वो सहज नहीं थे, असहज थे। उनके आसपास आज वो सारे लोग थे जो उनकी पार्टी के नहीं थे। इस वक्त भी सुबह जब वो उनके घर से निकले हैं, ये बताया जा रहा है, उसके पहले ही उनके घर पे खासी पुलिस लगा दी गई थी। यहाँ कांग्रेस के जो उनके लोग, आज इनकी जो कैंपेनिंग थी इंदौर शहर के कुछ इलाकों में, जो पब्लिक मीटिंग्स थी वहां के लिए जाना था, कुछ इनके लोग जो है इनके साथ पहुंचे थे। इनकी जो लाइफस्टाइल है बहुत लग्जरी है, इनके साथ में इनके बड़ी तादाद में बॉडीगार्ड चलते हैं, 1 दर्जन से ज्यादा इनके गार्ड्स चलते हैं प्राइवेट, महंगी घड़ियां पहनते हैं और करोड़ अरबपति परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं। तो उसके बाद में जब इनके घर के बाहर इतनी तादाद में पुलिस लगी तो लोगों ने, आसपास के लोगों को देख के आश्चर्य हुआ, उनको लगा कि शायद चुनाव से लेकर कुछ होगा। कांग्रेस के लोग जब इनसे बात करना चाह रहे थे, इनका फोन लगातार कोई आंसर नहीं आ रहा था, फोन उठाया नहीं जा रहा था। इस सारी घटना के बीच में जब ये पता चलता है कि अक्षय कांति बम यहाँ से पहुंचे हैं, निकलकर सीधे कलेक्टर कार्यालय, और कलेक्टर कार्यालय में नाम वापस लेते हैं महज 3 मिनट के अंदर में, और नामांकन वापस लेते हैं। और उनका नामांकन वापस लेने के बाद में सीधे उनको इस वक्त मैं जिस बिल्डिंग में खड़ा हूँ यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ से लगभग कलेक्टर कार्यालय 4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से यहाँ लाया जाता है। और उसके बाद से कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला और जो अन्य बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो उन सभी लोगों के साथ में ऊपर दूसरी मंजिल पर जो एक विशेष कक्ष है उसमें मौजूद है। कुछ मिनटों में यहाँ पे लाके, हालांकि उनका बीजेपी में प्रवेश हो चुका है, उन्होंने गले में भगवा पट्टा डाल लिया है, माफ कीजिएगा, भगवा दुपट्टा, लेकिन कोई आश्वासन, महेश, क्या कोई आश्वासन मिला है? जिस तरह से अब बात करें, अब बीजेपी के हो गए हैं वक्त पर चुनावी माहौल के बीच, क्या उन्हें आश्वासन मिला होगा जिस तरह से आ चुके हैं आप बीजेपी में?
देखिए, जब से दल बदल शुरू हुआ है, ये जब से दल बदल की बात करें इस लोकसभा चुनाव में, जब से दल बदल शुरू हुआ है देश भर में, कांग्रेस के नेता छोड़कर या दीगर पार्टी के नेता छोड़कर जो बीजेपी में जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा एपिक सेंटर कहिए या सबसे बड़ा गढ़ कहिए, वो पूरे हिंदुस्तान में इंदौर शहर है। इंदौर शहर में अब तक 10,000 तो कार्यकर्ता जो है आज से 5 दिन 4 दिन पहले मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शामिल हुए। अब तक कांग्रेस ये कहती थी कि बड़े नेता और डरे हुए नेता, और जो भगोड़े नेता हैं वही कांग्रेस छोड़ रहे थे, पर यहाँ कार्यकर्ताओं ने भी छोड़ा, कई बड़े विधायकों ने यहाँ पे छोड़ा। तो आश्वासन इनके पहले भी किसी को नहीं मिला। आश्वासन ये मिला कि आपके क्षेत्र का जो विकास है वो हम साथ मिलकर करेंगे। मुख्यमंत्री मंच से कह के गए थे, संजय शुक्ला और विशाल पटेल के साथ में जो 8 से 10,000 लोग शामिल हुए, तो कहा था कि आपके क्षेत्र में जो विकास की जरूरत है हम पूरी करेंगे। आश्वासन नहीं मिला था और कोई अन्य आश्वासन नहीं मिला था। उसी तरीके से अक्षय कांति बम्बे जिस तरीके से पार्टी छोड़ी, हालांकि कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं थे, मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट बता दूं, ना ही इनका कोई जनाधार था, एक एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनकी जितनी भी अभी पब्लिक मीटिंग से हमने देखा है उसमें इनकी सारी टीचर्स और इनके स्कूल के बच्चे होते थे जो वहां पे इनके लिए नारे लगाते थे, और इनके पास में कोई कांग्रेस का कैडर बेस नहीं था, कोई कांग्रेस का निचले का कार्यकर्ता अक्षय कांति बम्बे से नहीं जुड़ा है। तो हम लेकिन लोगों ने जो हम लोग ये तो बड़ा सवाल उठेगा ना महेश, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उनका कोई सियासी वो नहीं रहा है, और दूसरी तरफ ये भी हाल ही में हमने देखा कि वो कहते हुए नजर आए कि बलि का बकरा मुझे बना दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं, और इस तरह की बातों का जिक्र जब कर रहे थे तो पार्टी, और अभी हाल ही में अभी जिस तरह से अभी कुछ ही मिनट पहले कांग्रेस के नेताओं में भी वो नाराजगी देखी गई, वो भी ये कह रहे हैं कि आखिरकार किसको टिकट दे दी गई, कोई विश्वसनीयता नहीं थी, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी गई। तो अंदरूनी घमासान यहाँ शुरू हो चुका है। तो दूसरी तरफ किस बेसिस पे आखिर पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा कर लिया था उन पर? देखिए, ये पूरा मामला जो है ये शह मात का पूरा खेल था। ये शह मात का खेल इस तरीके से था कि जिस व्यक्ति को आज से 7 महीने पहले पार्टी एक विधानसभा से चुनाव लड़ाने के लायक नहीं मानती, 4 नंबर विधानसभा, जहां पे एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उतारा जाता है, राजा गोविंद मंदवानी को, जिनके ऊपर पाकिस्तानी होने का आरोप है, उसके बावजूद भी इन्हें यहाँ बैठाने के लायक नहीं माना जाए, ये नहीं माना जाए कि इनको 4 नंबर की सीट से उतारा जाए, और उन्हें फिर अचानक से लोकसभा में खड़ा कर दिया जाता है। लोकसभा में खड़ा किया जाता है, इसके पीछे पूरा सपोर्ट, पूरा जो अंदर खाने का जो पूरा कैलकुलेशन है वो था जीतू पटवारी। जीतू पटवारी पीसीसी चीफ है। पीसीसी चीफ होने के साथ में यह उनका गृहनगर होने के साथ में उनके ऊपर दबाव था कि वो इंदौर की सीट से लड़ें। जिस तरीके से दिव्य सिंह जैसा एक बड़ा चेहरा राजगढ़ से लड़ रहा है, विदिशा से बता भानु शर्मा लड़ रहे हैं, इसी तरीके से जो बड़े नेताओं को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था, उसी तरीके से कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के ऊपर दबाव था, और आखिरी समय तक भी उनका नाम था। ये नाम इंदौर में घोषित बहुत बाद में हुआ है। आखिरी समय तक इंदौर से ही कहा जा रहा था कि जीतू पटवारी चुनाव लड़ेंगे, पर इसके बावजूद जीतू पटवारी ने पूरी अपनी ताकत लगाई, और अपनी ताकत और अपने संबंध, जीतू पटवारी इस वक्त मध्य प्रदेश में उन नेताओं में से हैं जिनकी करीबी राहुल गांधी से बहुत ज्यादा है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह से ज्यादा बेहतर उनके संबंध आज राहुल गांधी से माने जाते हैं। उन्होंने अपने ताकत का, अपने रुतबे का उपयोग करके यहां से अक्षय कांति बम को टिकट दिलाया। अक्षय कांति बम को टिकट दिलाने के बाद में ये लगातार मैदान में कैंपेनिंग हो रही थी। उनके लिए जीतू पटवारी 2 बार इंदौर भी आए, जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, पीसीसी अध्यक्ष बने, इसके बाद में सिर्फ 3 बार इंदौर आए हैं। इस 3 बार में से 2 बार जीतू पटवारी यहाँ पे अक्षय कांति बम के लिए आए। इसके अलावा हम रेगुलर पब्लिक मीटिंग्स में जाते हैं, कहीं बहुत जमीनी आधार नहीं था। जब इनको टिकट दिया गया उस समय भी जिस देवेंद्र सिंह यादव का हमने सुना, वो खुद निर्दलीय फॉर्म भरना चाहते थे। उनका कहना था कि इनकेस कोई फॉर्म रिजेक्शन हो जाता है या इस तरह की कोई स्थिति बनती है कि ये मैदान से हट जाए तो मैं मैदान में आऊंगा। तो ये इसी तरह का विरोध है और ये अंतरकलह है कांग्रेस में। कांग्रेस के जो नेता है और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो कह रहे हैं कि लालच में आकर नेता इस तरह से कर रहे हैं, उन्हें लालच मिला है, लालची हैं, इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, लालच क्या मिलेगा? अक्षय कांति बम के लिए अपने आप में एक शहर में नाम करना था उनका। उन्होंने उनका सबसे पहला इंटरव्यू आईएनएच पे हमने चलाया था। हमारा जो प्रोग्राम है वोटर कहता है, उसमें मैं करीब उनके साथ में 1 घंटे बैठा, और जीवन में पहली बार मैंने उनसे इतनी देर बात की। उस समय उनकी बातों से, हाव से, जो ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे के बाद में जो बात हो रही थी, उससे मुझे समझ में आ रहा था वो अपनी जो प्लानिंग और जो दूसरी चीजों पर अपने लोगों से बात कर रहे थे, तो वो ये मान के चल रहे थे कि उन्हें सिर्फ चुनाव लड़ना है। वो भी जानते थे कि यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकेंगे। अक्षय कांति बम इंदौर से चुनाव लड़के इंदौर में अपना नाम कर पाते, पर इस घटना के बाद में पूरा देश उनको जानने लगा है। और कांग्रेस के जो वादा खिलाफी वो तो एक तरफ छोड़ दीजिए, आप बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था कि एक सीट। लेकिन अब महेश क्या, क्यों आप जहां पर खड़े हैं उनसे भी कोई लोग हो, बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए नेताओं से, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? हम सबसे पहले बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ रितेश मौजूद है। रितेश मीडिया प्रभारी हैं यहाँ के बीजेपी के। रितेश भाई,
कुछ देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, विषय क्या है और किस विषय को लेकर कॉन्फ्रेंस है? देखिए, लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के जो हैं अक्षय कांति बम, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर और 2014 से लेकर 2024 तक जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। और आज उन्हें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, नगर अध्यक्ष, हमारे पार्टी के सभी विधायक, सांसद यहाँ पर सभी उपस्थित रहेंगे और कुछ ही देर में यहाँ पर उन्हें वैधानिक रूप से उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी पार्टी। इस वक्त वो इसी बिल्डिंग में मौजूद हैं और आप लोग, मुझे जितनी जानकारी है, आप लोग इंतजार कर रहे हैं शायद उप मुख्यमंत्री जी के आने का। जी, उप मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं, बाकी वो ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर उपस्थित होंगे। रितेश भाई, आज सुबह तक तो उनका विचारधारा, उनका मन तो कुछ बदला नहीं था। कल तक तो वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में थे, आज सुबह भी उनके कई थे। वो एकदम ये 10 साल का परिवर्तन उनकी आत्मा में, उनके मन में कैसे प्रवेश कर गया? अब ये कुछ ही देर में वो आएंगे तो वो विस्तार से ये आप लोग जब उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे। बाकी मुझे लगता है पूरे देश में एक अद्भुत वातावरण है मोदी जी का। आप देख रहे होंगे 14 से 24 तक लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं उनसे, मोदी जी के कामों से। तो अब लगता है आपको कि इस बदलाव के बाद में, नामांकन वापसी के बाद में, अब किसी तरह की इंदौर में कोई चुनौती बची है आपके सामने? देखिए, इंदौर में पहले भी कोई चुनौती नहीं थी और अब भी कोई चुनौती नहीं है। तो इंदौर में बीजेपी के लिए पहले भी कोई चुनौती नहीं थी, अभी कोई चुनौती नहीं है। तो ये पूरा जो स्क्रिप्ट है, ये जो पूरा काम है, ये आज सुबह इसको हमने सामने देखा है। पीछे कुछ दिनों से ये बताया जा रहा है कि पिछले 4-5 दिनों से ये चल रहा था, जब से 307 की धारा बढ़ाई जाने का मामला सामने आया था। उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि किसी तरीके का दबाव बनेगा। हालांकि कोर्ट ने इसमें अभी तक कोई फैसला नहीं दिया कि इसकी धारा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पर कहीं ना कहीं एक दबाव का खेल तो चल रहा था पीछे से। अब ये मन परिवर्तन है या ये दबाव है? हाँ, हालांकि आर्थिक रूप से उनके हित इतने कमजोर नहीं हो। जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके पिताजी इस पूरे इलाके के बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं के बड़े फाइनेंसर रहे हैं, बरसों तक फाइनेंसर रहे हैं उनके पिता। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरा एक जुड़ाव और भी, इनके जो पिता हैं अक्षय के, उनका इस वक्त मैं नाम बोल रहा हूँ, अक्षय के जो पिता हैं, ये महेश, अभी पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर पूरा दारोमदार है। यानी अभी हमने हाल ही में देखा, जितने भी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके उस पे दम पे ही आ रहे हैं। तो ये कहना आपसे समझना चाहेंगे कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये भी हाल ही में कुछ ही मिनट पहले आईएनएच पर कह के गए कि अब एक के बाद एक और देखिए कौन कौन से नेता का नाम आ जाएगा। तो और भी कोई है जो आ रहे हैं बीजेपी में? देखिए, इस इलाके की बात करें तो हमारे इलाके में इस वक्त जो सारी की सारी कवायद चल रही है और जो सारी कमान जो है हाथ में, वो हाथ में यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय और हमारा मालवा निमाड़ जो इलाका है, इस इलाके में खुद मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं, उप मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जी जिस इलाके की बात कर रहे हैं, उस इलाके में तो उन्होंने काफी कुछ किया। जिस इलाके से खुद मुख्यमंत्री प्रदेश का डॉक्टर मोहन है, जिस इलाके से खुद उप मुख्यमंत्री हो देवड़ा जी और कैलाश विजयवर्गीय हो मालवा निमाड़ से, तो इन इलाकों में कहीं ना कहीं जो कुल 11 सीटें हैं, इन 11 सीटों को फर्क तो पड़ेगा। एक सीट आज इन्होंने बगैर मेहनत के, बगैर अपनी जो भी एक्सरसाइज के एक तरीके से निर्विरोध करा ली है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में 1-2 सीटों पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। जी तो बिल्कुल आने वाले समय में और स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि कौन कौन से नेता आ रहे हैं। लेकिन अभी की भी तस्वीरें दिखाइए किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब से कुछ ही मिनट बाद जब वहां पर इस तरह से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे अक्षय कांति बम, तो क्या कौन कौन वहां पर मौजूद है इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो मैं जहां मौजूद हूं, ये मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको बताया, ये बीजेपी का इंदौर का मीडिया कक्ष है, बीजेपी कार्यालय का। यहां पर सारे मीडिया के बंधु, मीडिया के साथी यहां पे इस वक्त मौजूद हैं। पर इस ही बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में जहां पे अक्षय कांति मौजूद है, वहां पर इस वक्त इंतजार किया जा रहा है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का। उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंचने के बाद में कुछ मिनटों में ही यहाँ पर ये सभा शुरू हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। इसमें सवाल जवाब होंगे, उससे पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं अक्षय कांति। हालांकि ये जरूर है कि उन्हें इस वक्त तक के ब्रीफ कर दिया होगा कि उन्हें क्या कहना है, और बहुत बेहतर और बहुत सीधा सा सवाल का जवाब यही होता है कि 10 सालों में किए हुए देश विकास के काम और मोदी जी की विचारधारा और राम मंदिर, तो ये सारी चीजें तो रहेंगी सामने। पर इसके अलावा यहाँ पर इस वक्त धीरे धीरे नीचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आना शुरू हो चुका है। इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है नीचे की ओर आकर यहाँ जमा होना शुरू। तो बिल्कुल अपडेट हम आपको दे देते हैं महेश, और दर्शकों को भी दे देते हैं कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अक्षय कांति बम ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, वो बीजेपी के कहलाएंगे। सियासी बम तो पूरी तरह से फट चुका है, सियासी धमाका भी इसे कह सकते हैं कि हो चुका है, और स्वागत सत्कार भी हाल ही में
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट के माध्यम से कर ही दिया था कि उनका स्वागत है पार्टी में। और अब इस वक्त का अपडेट आपको बता देते हैं दर्शकों को, जब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं अक्षय कांति बम। महेश, बिल्कुल बिल्कुल, अक्षय कांति बम बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। अक्षय कांग्रेस के प्रत्याशी, अक्षय अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी तरह की शंका कुशंका नहीं है। जब से आधे घंटे एक घंटे पहले तक बहुत बड़ा एक कियोस्क था, जैसे हम लोग अभी इसके पहले भी बात कर रहे थे कि आयोजन कितना भव्य नहीं, एक डिफेंस के शब्दों में कहा जाता सरप्राइजिंग। तो ये बीजेपी का बड़ा सरप्राइज अटैक है। ये आप इसको सर्जिकल स्ट्राइक कह लीजिए कि आज सुबह 10 बजे तक किसी को नहीं मालूम था, 10 बल्कि 10:30 बजे तक के भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विधिवत कामों में लगे हुए थे। कांग्रेस के जो नेता हैं वो अक्षय कांति बम के कार्यालय पे और कुछ लोग उनके घर पे मौजूद थे कि भैया आप घर से निकलेंगे और भैया के साथ में फिर हमें अलग अलग इलाकों में जाके आज जो पब्लिक मीटिंग से उनको करना होगा। और 10:30 बजे तक के सीन होता है और 11:25 पे अक्षय कांति बम अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। तो ये एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और बड़ी प्रिसाइजली, बड़ी ही गोपनीय तरीके से और बहुत ही स्मार्टली किया हुआ काम इंदौर जैसे शहर है जहां पे इतने मीडिया की मौजूदगी हो, जहां पे आम लोग भी इतने सिविक सेंस वाले कि कहीं कोई घटना होती है तो तत्काल आपको सबसे ज्यादा सीसीटीवी। बिल्कुल महेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को भी एक प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि इस बाबत क्या आप कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही। देखिए, मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि इस लोकतंत्र में जिस तरह से डराकर और दबाव बनाकर हमारे प्रत्याशियों को और अन्य जगहों पर, आप देखिए सीबीआई इनके पास, ईडी इनके पास, मीडिया इनके पास, और जितनी भी संस्थाएं हमारे देश में चल रही है उनपे कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग संतुष्ट नहीं है और इस तरह से हमारे प्रत्याशियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस तरह से कांग्रेस सरकार रोटी की आप देखिएगा ना, जो ये बोल रहे हैं 400 पार, ये सिर्फ इनका डर और घबराहट इनसे बुलवा रही है। ये कहीं 400 पार नहीं है, धरातल पे मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने सुना कि किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो सुना आपने, प्रतिक्रिया भी सामने शुरू हो चुकी है कि डराया धमकाया जा रहा है और इसके बाद इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। इसके बाद नेता बीजेपी के हो रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, प्रतिक्रिया तो आ रही, पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस पूरे मामले में। इस पूरे मामले में एक चीज पे हमें और ध्यान देना चाहिए, जिसे हम आज कोशिश भी करेंगे जिसका पता लगाने की। दरअसल मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि अक्षय कांति बम के जो पिता हैं ये बड़नगर के एक बड़े व्यापारी हुआ करते हैं और वहां से कभी ये माइग्रेट होकर इंदौर आए। बड़नगर में इनके एक बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, इनके करीबी मित्र हुआ करते थे, जो बीजेपी में बड़ा नाम है, चेतन कश्यप, रतलाम इलाके से आने वाले इनके पिता के करीबी दोस्त से। तो कहीं ना कहीं उस चैनल से भी कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा। निश्चित तौर पर ये जो सामने दिख रहा है इसके पीछे की कहानी, एक रात में हृदय परिवर्तन हो जाना, 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए और एकदम मन में ये विचार आ जाना कि देश एकदम से बहुत आगे बढ़ गया, और एक साथ इन सारे विचारों के साथ में फॉर्म वापसी बहुत आसान चीज नहीं होती है। जब आप ताकत लगाते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप पूरे इलाके में सारी स्थिति परिस्थिति देखने के बाद भी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप एक पार्टी से लड़े, तो कहीं ना कहीं एक बैक चैनल का काम कर रही है। इस बैक चैनल में का पूरा ये कार्यक्रम हुआ है, इसके सूत्रधार भले ही कैलाश विजयवर्गीय, पर इसके एक बड़े खिलाड़ी इसमें पीछे से कहीं ना कहीं मदद करने के लिए कोई ना कोई तो है। लेकिन महेश, अब ये भी देखिए, प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है और नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट कर दिया, एक पोस्ट कर दिया कि अब तो इंदौर में पीसीसी चीफ जिस तरह से जीतू पटवारी का गृहनगर पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त है, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की भी बातें अब सामने आने लगी। देखिए, नरेंद्र भाई के लिए तो एक बहुत बेहतर स्थिति है ना। नरेंद्र भाई उन लोगों में से, नरेंद्र सलूजा जी जो शुरुआती दौर में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, माफ कीजिएगा, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जीतू पटवारी, इनके पहले भी कोई आपस के रिलेशन बहुत बेहतर नहीं थे। जब तक कांग्रेस में रहे नरेंद्र सलूजा, शुरुआती दौर में सज्जन वर्मा खेमे से होते थे, उसके बाद में सीधे कमलनाथ के करीबी हो गए। कमलनाथ के करीबी होने के बाद में जब सरकार रही, चलती सरकार के दौरान कुछ समय में चीजें ऐसी कुछ महेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेहा बग्गा जी भी जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और सियासी धमाका
जरूर हो चुका है, स्वागत सत्कार भी अब होना शुरू हो चुका है अक्षय कांति बम के लिए, क्या कहेंगी? नेहा जी, आप सुन पा रही? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। देखिए, कांग्रेस की बात की स्थिति है, उसमें ना नेता है, ना नीति है, ना ही नेतृत्व है, और इस कारण से सभी जानते हैं, चाहे प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हो, अगर राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है तो आदरणीय मोदी भारतीय जनता पार्टी, अगर सनातन का परचम फहरा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई विश्व में भारत के कल्याण की बात पहुंचा रहा है तो अरे आदरणीय मोदी जी है। और उसी प्रकार से चाहे व्यास की प्रगति हो, चाहे उसकी अर्थव्यवस्था हो, इन्हीं सबको देखकर कांग्रेस के लगातार जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, वो राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ जो है मिलने के लिए आ रहे हैं। राष्ट्र निर्माण ही अपना निर्माण है, क्योंकि ये कह रहे हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, उनका भी ये कहना था, उनका भी ये आरोप था कि कहीं ना कहीं लालच है, ईडी का डर दिखाती है बीजेपी, वजह से नहीं, ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को आत्मावलोकन करना चाहिए अपने दल और अपने दल के नेताओं पर, क्योंकि जब तक वो कहते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे नेता भ्रष्टाचार नहीं करते तो इसी से डर क्यों लगता है आपको? और मुझे तो नहीं लगता, हम तो चैन की नींद सोते हैं। तो अगर कोई उनकी नीतियों से डिसएग्री करके चला जाए, तो जिस तरीके से नेहरू मोदी परिवार में एक रॉकेट की रीलॉन्चिंग 20 बार हो रही है और राहुल गांधी फिर भी स्थापित नहीं हो पा रहे, फुस होके वापस नीचे गिर रहे हैं, उसमें युवा है वो बेइज्जती महसूस करते हैं, जो नेहा जी, बुजुर्ग हैं लेकिन वो अपने अभी हाल ही में आपको भी याद होगा कि 3 केसेस उन पर चल रहे हैं। 17 साल पुराना एक केस अभी हाल ही में उठा, 307 का हत्या का प्रयास का मामला दर्ज है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया था कि ऐसे कैसे को टिकट दे दी गई, नामांकन इनका होना चाहिए, और अब बीजेपी के हो गए। पार्टी किसी के केस थोड़े ना लड़ रही है, ना बंद कर रही है। जिनके केस चल रहे हैं वो यथावत चल रहे हैं, एजेंसीज अपना काम कर रही है। मैंने आपसे कहा कि जब कांग्रेस के पास दिशा नहीं दिखी, जब वो दिशाविहीन हो चुके हैं, जब उनका नेता राष्ट्र के लिए कोई मॉडल नहीं प्रस्तुत कर रहा, तो वो में हताशा होती। और ये आज की बात नहीं है की। राहुल गांधी जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, मध्य प्रदेश का एक युवा है, उसने वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड को लिखा कि आज तक ऐसा कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा जिसके नेतृत्व सर्वाधिक लोग छोड़कर गए हैं, तो वो श्रीमान राहुल गांधी जी हैं। 15 से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ के जा चुके हैं, सैकड़ों में उनके केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी छोड़कर जा चुके हैं। बाकी ये तो छोड़ दीजिए कि अभी पिछले कई महीनों में 2.5 लाख के आसपास उनके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। तो एक व्यक्ति पर चर्चा करने की बजाय मुझे लगता है होलसेल फॉर्म पर चर्चा होनी चाहिए कि धरातल से कांग्रेस गायब क्यों हो रही है, उन लोगों ने क्यों छोड़ रहे हैं। छोड़ने के बाद आरोप लगाना बहुत आसान है। आपको नहीं लगता विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि एन वक्त पर जब कोई नेता इस तरह से किसी दूसरे का साथ छोड़ सकता है, तो ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि आने वाले समय कहीं और लालच या कोई और चीज हुई तो आपको भी इस तरह से धोखा या विश्वासघात सकता है पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो किसी को कोई लालच दे नहीं रही, किसी को बुला रही है, ना आवश्यकता है। पर अगर लाजर मिशन के लिए कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है, उसको रोक भी नहीं रहे। ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए सोचने का विचार है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों पर चलती है, अपने कर्म से चलती है, जनता के बीच में। अब अगला नाम नेहा जी और कौन हो सकता है, कौन ऐसा है जो अब और बीजेपी में शामिल हो सकता है? क्योंकि अभी से कुछ ही मिनट पहले पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि अब और देखिए कौन कौन से वो नाम है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या, पता भी बाकी है। जी, शुक्रिया नेहा जी बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी बम फूटा है, मध्य प्रदेश ने सूरत की राह क्या पकड़ ली, इस तरह के भी जिक्र होना शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी बम जिस तरह से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, भाजपा विधायक रमेश मेंदोला उनके साथ पहुंचे और नाम वापस उन्होंने ले लिया। और इंदौर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी महेश मिश्रा, उनसे भी हम रुक कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। मैं आपने भी अब ये कह रही कहीं ना कहीं कि अब बड़ा मोदी जी की रीति नीति से सब प्रभावित है, और यही वजह है कि तमाम जो नेता है वो बीजेपी के हो रहे हैं। अब आत्मावलोकन करने की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही कही उन्होंने। इसे राजनीति के चश्मे से हटके देखें या राजनीति से ऊपर उठ के देखें तो कांग्रेस को कई सालों पहले आत्मावलोकन की जरूरत थी। कांग्रेस के नेता अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि असली समस्या क्या है, उन्हें किस समस्या को, किस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। तो कहीं ना कहीं दबाव मान लें, कुछ हद तक ईडी सीबीआई को भी मान लें या केस या दबाव को मान लें, पर उसके अलावा जिस बड़ी तादाद में
जिस बड़ी तादाद में बीजेपी में लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जिस बड़ी तादाद में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़े नेता, वहां के मंत्री, और जिस तरीके से नेहा जी ने बताया कि 15 से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते हैं, कांग्रेस के लिए आत्मावलोकन की बात है। इतने सारे लोगों पे तो एक साथ दबाव हो नहीं सकता है। जब इतना बड़ा संख्या बल हो तो क्या दबाव होगा? शरद पवार पे भी ईडी का दबाव होता। शरद पवार खुद ईडी के पास पहुंच गए थे, ईडी कार्यालय पहुंच गए थे। क्या हुआ उसे? नहीं, पार्टी टूटी उनकी, वो एक अलग विषय। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जिस तरीके से बड़े नेता हों, उनके कार्यकर्ता, उनके पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके से पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो पार्टी को एक बार रुकना चाहिए, रुक के थम के एक बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। इसमें ये जरूर है कि कई लोग अपने खुद के व्यक्तिगत स्वार्थों के चले गए होंगे, कई लोगों को, कुछ लोगों को विचारधारा और कुछ लोगों को ये जरूर लगा हुआ जिस तरीके से राम मंदिर में न आकर, आमंत्रण को न स्वीकार करके, सभी लोग बात नहीं करता, पर उसमें कुछ लोग होंगे ऐसे कि जिन्हें लगा हुआ कि ये कांग्रेस ने सही नहीं किया, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो क्या महेश, अगर उन्हें लग रहा था तो उसी समय धमाका क्यों नहीं हुआ? अचानक से एन वक्त पर, जब वोटिंग नजदीक आ रही हो, तब वो पहुंचे हो, अंदरूनी स्तर पर पूरा षड्यंत्र रचा गया हो, पूरा सियासी घटनाक्रम नाटकीय ढंग से हो रहा हो, और अब ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बवाल ना हो, तोड़फोड़ ना हो, तो पुलिस फोर्स भी तैनात है उनके घर के बाहर। देखिए, ये जो हुआ है आज, इसमें जरूर पीछे कोई पटकथा लिखी गई होगी, पूरी प्लानिंग की गई होगी। बगैर प्लानिंग के, बगैर दबाव के, बगैर बातचीत के तो ये संभव नहीं है। हम जो अब इसके पहले बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे उन कार्यकर्ताओं के लोग जो इसके पहले जा चुके हैं। ठीक है, पार्टी में चुनाव में आने से पहले इधर उधर होना बहुत साधारण सी बात है, टिकट ना मिलना, उसके चलते इधर उधर होना साधारण सी बात आजकल हिंदुस्तान में हो गई। पर आपको पार्टी ने फॉर्म दे दिया, आपको पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, और आपने नामांकन की वो तारीख भी निकल जाने दी जिसके बाद में कोई फॉर्म नहीं भर सकता। नामांकन की अंतिम तारीख के समय पे आप पहुंचते हैं कुछ समय पहले, और आप अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं किसी तरीके कोई ना कोई बैक चैनल पे आपकी, या पर्दे के पीछे कोई बड़ी कहानी, कोई बड़ी होगी। उसमें दबाव हो सकता है, उसमें प्रभाव हो सकता है, उसमें लालच हो सकता है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इससे तो किसी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में, इस वाले विषय में ये जरूर हुआ होगा। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये खोजने के बाद पता चलेगा। कितना सच अंदर से बाहर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ होगा, ये तो खुद ही अक्षय कांति बम ही जानते होंगे। लेकिन नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो लगातार एक तरफ तो जश्न है, तो एक तरफ नाराजगी भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनकी भी सामने